हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे वन शॉट रिवीजन। इसमें आपका वन शॉट रिवीजन भी होगा और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करते चलेंगे। एक वीडियो में एक चैप्टर फिनिश, जितने भी चैप्टर आपका है तो उतना ही वीडियो बनेगा जिसमें से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और डिटेल में रिवीजन करेंगे। टेंशन नहीं लीजिए और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी देख लेंगे और टेस्ट में जब करेंगे तो और एमसीक्यू प्रैक्टिस किया जाएगा। फुल टारगेट माइंड बना के लीजिए कि 40 नंबर का एग्जाम होने वाला है तो 40 में 40 और 50 आई थिंक आप लोग का कितना का होगा, 40 का ही होगा। 10 नंबर इंटरनल है ना, तो जितना भी हो फुल उधर से हम लोग लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और प्रैक्टिस में इस सब डिटेल में पढ़ा दिए हैं। इसका मैं लिंक दे दूंगा, जो पहले पढ़ाया हुआ है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। या फिर आप जाकर प्ले लिस्ट में चेक करिएगा तो क्लास 11 जैकपॉट टर्म 1 टर्म 2 करके पहले पढ़ाए थे पिछले बार के, तो वहाँ का वीडियो है डिटेल में। सारे वीडियो नहीं दिखे हो तो एक फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा इंट्रोडक्शन का, नहीं हो तो उस वीडियो का मैं लिंक स्पेशल रूप से इसमें दे दूंगा। उसमें इंट्रोडक्शन में सब कुछ डिटेल में बता देगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, आप जानते भी होंगे ना कि इकोनॉमिक्स अलग चीज़ है, इकोनॉमी अलग चीज़ है, ठीक है ना। एक होता है आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी और आपका होता है इकोनॉमिक 3 वर्ड है, तीनों का अलग अलग व्याख्या है। उतना पहले से पढ़े होंगे तो ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो फर्स्ट सर्च करिएगा यूट्यूब में भी कि इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स सबका नॉलेज, तो आ जाएगा फर्स्ट में। या फिर प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिएगा, नहीं हो तो प्लेलिस्ट का लिंक या फिर उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप देख लीजिएगा। बेसिक आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना टाइम वेस्ट करने के बाद अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो इकोनॉमिक्स हम लोग चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक सिस्टम होता है, कंट्री जो रन करती है उसको इकोनॉमिक, आई की लास्ट में MIC आपका आर्थिक क्रियाकलाप जो भी हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक नहीं, इंडियन इकोनॉमी आपका जो बुक है इकोनॉमी है, तो उतना डिटेल में डिस्कशन बाद में किया जाएगा। अभी आप लोग चलिए डायरेक्ट जो सिलेबस में उसको देखते हुए, क्योंकि रिवीजन करते के साथ हम लोग को कितने स्टूडेंट पढ़ भी लिए होंगे और कितने भी नहीं पढ़े होंगे तो उनके लिए जो पढ़ लिए उनका रिवीजन होगा, और जो नहीं पढ़े होंगे तो उनका क्या होगा, पढ़ लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। इसको नोट्स को भी आप टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा। या फिर सेंड किया हुआ है, इसको दोबारा से रीसेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो 2 मिनट के बाद क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज द, कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट करिएगा, करेक्शन रखिएगा, मैं आपका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर विच एम्स at allocation of scarce resources in such a way that the consumer can maximize their satisfaction. इसका प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स एंड द सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज देयर सोशल वेलफेयर होना चाहिए। आई थिंक सोशल वेलफेयर, इट इज़ अबाउट द मेकिंग ऑफ चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी, मेकिंग द चॉइस इन प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। अब क्या क्या बोल रहा, कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब बिना समझिएगा नहीं तो याद भी नहीं होता, कोई भी चीज़ समझ कर हम लोग याद करते हैं। देखिए क्या हो रहा, समझाने की कोशिश करें। इकोनॉमिक्स एक साइंस है, ठीक है, दैट स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, मानव के व्यवहार को स्टडी करता है। विच एम एट एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, कि कैसे हम एलोकेशन करें, बंटवारा करें, किसका, स्केयर रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, कमी है, तो कमी के संसाधन को कैसे बांटना है, तो उस बांटने की प्रक्रिया में मानव का क्या बिहेवियर होता है, तो उसी बिहेवियर को स्टडी करता है कौन, इकोनॉमिक्स। बात को समझ गए। तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, जिसका एम क्या होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी स्केयर रिसोर्सेज को बांटने में, ठीक है। इन सच वे दैट, ऐसा बांटा जाए कि कंज्यूमर का मैक्सिमम क्या हो, सेटिस्फैक्शन मिल पाए, कंज्यूमर उपभोग करे, प्रोड्यूसर को क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पाए, ठीक है। तो रिसोर्सेज का आपको बांटना है। एंड सोसाइटी को क्या हो, सोसाइटी को मैक्सिमम सोशल वेलफेयर मिल पाए। तो स्केयर रिसोर्सेज को ऐसा बांटना है कि ये सब काम हो, ठीक है ना। अब इसी के बांटने की प्रक्रिया में क्या आपका बिहेवियर है, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे आप करते हैं सब काम को, तो उसी को स्टडी करता है, तो उसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में रखिएगा, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सिंपल सा हो गया। चलिए, even behavior that included the scarcity of resources, how to distribute them, सेंट्रल प्रॉब्लम क्लास 12 में पढ़िएगा तो वहाँ से और डिटेल में मिलेगा, ठीक है। तो इट इज़ द अबाउट द मेकिंग ऑफ चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। बस इसका मतलब यही हुआ कि हम लोग को चुनना होता है किस में से, स्कार्सिटी में से। स्कार्सिटी क्या, कमी, तो कमी है तो व्हाट इज स्कार्सिटी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव है तो तब फिर भी पूछेगा। स्कार्सिटी मीन्स द शॉर्टेज ऑफ गुड्स। देखिए हम लोग चैप्टर पढ़े हैं, स्कार्सिटी समझ रहे हैं क्या होता है, लेकिन जब पढ़िएगा नहीं तब तो लिख नहीं पाइएगा, पढ़िएगा वर्ड रहेगा तभी लिख पाइएगा, ठीक है। तो वर्ड होना चाहिए। स्कार्सिटी मीन्स द शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज इन रिलेशन टू देयर डिमांड। जितना डिमांड है उससे गुड्स और जो भी हमारा संसाधन है उसका कमी है, ठीक है। तो यही बात होता है स्कार्सिटी। आप लोग तो लिखना है नहीं, बस समझ जाइए, ऑब्जेक्टिव आएगा तो खुद से टिक मार दीजिएगा। चलिए, स्कार्सिटी द रूट्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, आर्थिक जो प्रॉब्लम है उसका जड़ कौन है पूछ देगा, तो स्कार्सिटी, ठीक है, टिक आउट मार दीजिएगा। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी पूछ सकता है, तो एडम स्मिथ हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेल्थ एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन, इनका पूरा बुक का नाम है। तो पूरा बुक आपको याद नहीं होगा तो सिर्फ याद रखिए वेल्थ ऑफ नेशन, जो लिखा था आपका 1776 में, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द फैक्टर्स दैट डिटरमिन द वेल्थ ऑफ द नेशन।
जो कि जांच पड़ताल करता है कि कैसे किसी भी कंट्री का, धनी कंट्री तो उसका वेल्थ कैसे हुआ, तो उसी सबको जानकारी इकोनॉमिक्स के माध्यम से हम लोग करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इन द फैक्टर दैट डिटरमिन द वेल्थ ऑफ द नेशन। उस बुक में व्याख्या किया हुआ है कोई भी कंट्री अमीर है तो क्यों अमीर है, गरीब है तो क्यों गरीब है, तो वही उनका बुक में कि इंक्वायरी इनटू द नेचर, वो नेचर में खोजना चालू किए, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन, कि वेल्थ ऑफ द नेशन जो है धन है, धन का नेशन का धन, उसका काउज क्या है, कारण क्या है, कोई अमीर कोई गरीब है। ठीक है, तो वही बोले थे किसे, मार्केट का कॉन्सेप्ट नहीं दिए थे, बोले थे किसे यहाँ पे हम लोग जो सेटिस्फाई वांट्स करते तो उसी का मतलब क्या बोलते हैं कि उसको यहाँ पर माइंड में आ नहीं रहा है, तो बाद में मार्केट का कॉन्सेप्ट आया था तब चल पाया था। तो शुरू में बोले थे ना कि कोई भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिए थे प्रोडक्शन करिए अपने आप, वो एक्सपेंडिचर होगा, इकोनॉमी चलते रहेगा, लेकिन नहीं, उससे पूरा 1990 में क्राइसिस आ गया था, आप लोग जाने होंगे क्या बोलते हैं, अमेरिका में क्राइसिस आ गया था ना 1929 के आसपास में, उसी मार्केट का कॉन्सेप्ट नहीं दिए थे, तब बाद में अल्फ्रेड मार्शल तो मार्केट का कॉन्सेप्ट दिए, तब जाकर इकोनॉमी सुधरा। तो जितने भी इकोनॉमिस्ट आते गए तो नए नए कॉन्सेप्ट देते गए। आपसे क्या में पूछेगा, देखिए यहाँ पे लिख ही दिया, किसे ग्रोथ कॉन्सेप्ट किसने दिया, स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया, वेल्थ कॉन्सेप्ट किसने दिया, वेल्थ कॉन्सेप्ट कौन दिया, धन का विज्ञान एडम स्मिथ। फिर आपको पूछा वेलफेयर कॉन्सेप्ट किसने दिया, जो एडम स्मिथ के द्वारा। तो इकोनॉमिक्स में बिहेवियर जैसे जैसे आते जाते हम लोग बढ़ते जाते सब कुछ चेंज होते रहता है, तो इकोनॉमिक्स भी सब्जेक्ट चेंज होते रहता है हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, स्कार्सिटी हो गया, आपका स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट पूछेगा तो आपको याद रखिए, रोबिन्स शॉर्ट में पूछता है तो याद रखिएगा लियोनेल रोबिन्स पूरा नाम है इनका। ठीक है, 1932 में इन्होंने भी एक बुक लिखा था। ठीक है, तो उस बुक का नाम है कि द स्कोप ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इनका बुक है द स्कोप ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो बुक का नाम पूछा, तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस, बोलते इकोनॉमिक्स में क्या है, साइंस है दैट स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, जो मानव व्यवहार को स्टडी करता है एज ए रिलेशनशिप बिटवीन इंड्स एंड स्केयर मीन्स। ध्यान दीजिएगा, इंड्स एंड स्केयर मीन्स, इंड्स मतलब वांट्स, ठीक है, और स्केयर मीन्स मैंने सीमित संसाधन, मीन्स मैंने क्या होता है संसाधन, तो वांट्स जो मानव का है और सीमित संसाधन है, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसी को स्टडी करता है, विच हैव द अल्टरनेटिव यूज, और रिसोर्सेज का अलग अलग यूज भी है, तो उसी यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो उसी के बीच में ह्यूमन बिहेवियर है द रिलेशनशिप बिटवीन इंड्स एंड वांट्स। क्या है हम लोग का, वांट्स बहुत सारे अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, तो दोनों में कैसे चयन करते हैं स्कार्सिटी में से, और उस रिसोर्सेज का बहुत सारे यूज भी है, तो उसी को बिहेवियर का स्टडी को हम लोग रोबिन्स के अकॉर्डिंग मानते हैं कि उसी को स्टडी करता है स्कार्सिटी में से चुनने का। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रोथ कॉन्सेप्ट आया, इससे पहले आपका वेलफेयर कॉन्सेप्ट भी आया था मार्शल के द्वारा। ठीक है, तो सैमुअल्सन है जो ग्रोथ कॉन्सेप्ट दिए, बोले कि नहीं इकोनॉमी में ग्रोथ करना है, जो भी रिसोर्सेज उसको बढ़ाना है, नया नया टेक्निक को लाना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स द स्टडी हाउ ए मैन सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी, कैसे मानव या फिर सोसाइटी चूज कर सकता है पैसा के साथ, बिना पैसा के भी, टू एम्प्लॉय स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज है स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में उसको लगाया जाए, विच कुड हैव द अल्टरनेटिव यूजेज, जिसका अलग अलग यूज भी है, तो वही सब रिसोर्सेज को ऐसा लगाया जाए कि प्रोवाइड द वेरियस कमोडिटी ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर द कंजप्शन, जिसको अलग अलग कमोडिटी में मतलब कि प्रोवाइड द वेरियस कमोडिटी ओवर टाइम डिस्ट्रीब्यूट देम कंजप्शन, अलग अलग कमोडिटी उससे बनाया जाए और उसको कंजप्शन में लगाया जाए, एंड नाउ इन द फ्यूचर एमंग द वेरियस पीपल एंड एमंग ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, उससे हर जगह बांटा जाए, उसको ग्रोथ किया जाए। एक तरह से ग्रोथ कॉन्सेप्ट जो भी रिसोर्सेज है उसको अच्छे से यूज करके और सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो वही इनका कहने का मतलब था। ठीक है, फिर है कि रिसोर्सेज को हम लोग बांटते हैं स्केयर्स यानी कि लिमिटेड, और क्या है आपका हैव ए अल्टरनेटिव यूजेज, तो रिसोर्स को बांटे नहीं है, रिसोर्सेज के दो यहाँ पर उसके मतलब कि एक करेक्टरिस्टिक्स हो गया कि एक तो रिसोर्सेज स्केयर है और दूसरे में आपका अल्टरनेटिव है, उसको बहुत सारे यूज भी है। जैसे कि एग्जांपल में बेस्ट एग्जांपल हम लोग हमेशा क्या है, मिल्क के मान कर चलते हैं, मिल्क, तो मिल्क तो आपका जितना चाहिए उतना है नहीं, मिल्क तो आपका स्केयर है। अब मिल्क के बहुत सारे यूज भी है, मिल्क छोड़िए, मिल्क मान लीजिए बोलिएगा मेरे भैया मिल्क का कमी नहीं है, मिल्क बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन कमी भी होता है, घर में मिल्क आता है 1 kg आता है तो स्केयर है ना। अब 1 kg दूध आपके घर आया, ठीक है, तो उसमें सब चाय बनाइएगा, किसे दूध का खीर बनाइएगा, दूध पीजिएगा, क्या करिएगा, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स हम लोग कोयल वगैरह को लेकर चलते, नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर चलते हैं उस टाइप से। चलिए टाइप ऑफ इकोनॉमी देख लीजिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी या फिर टाइप्स ऑफ एक्टिविटी जो भी बोलिए, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग प्रोडक्शन में बांधते हैं, कंजप्शन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, एक्सचेंज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इतना सब काम होता है, तो इसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि मनी से रिलेटेड, पैसा से रिलेटेड रहता है। ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कुछ होते हैं जो कि सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, चैरिटेबल, दान करने के बात होगा, एंड पेरेंटियल जो कि पेरेंट्स से रिलेटेड, पैतरनिक यानी माता पिताजी से रिलेटेड रहता है। तो ये सब बात जो हो गया सोशल सामाजिक, तो ये सब आपका क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम में आपसे पूछेगा MCQ बना करके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका एग्जाम कब से है, आई थिंक 17 से है ना, तो बस इतना दिन हम लोग जल्दी से कंप्लीट करके सब रिवीजन टेस्ट फाइनल कर लेना है। ठीक है, देखिए, द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर द दोज एक्टिविटी विच
आर रिलेटेड टू अर्न मनी, ठीक है, एंड वेल्थ ऑफ द लाइफ, बस उससे किससे रिलेटेड है, पैसा कमाने से, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड वेल्थ फॉर लाइफ, और जीवन के लिए धन इकट्ठा करें, पैसा कमाएं, तो उसे वही सब एक्टिविटी को क्या बोलेंगे हम लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे, या दोज एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू मनी दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, आर्थिक क्रियाकलाप। दिस एक्टिविटी जनरेट्स न्यू इनकम, इंक्रीज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक सेकंड, हाँ ठीक है, चलिए कुछ चलना है। हाँ देखिए, माइंड में बात याद आ रहा था कि सब्जेक्टिव एग्जाम में रहते हैं तो कंटेंट को माइंड में बैठा के याद करना रहता है, ठीक है, तो समझ के पढ़िएगा, तो कंटेंट को अपने लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, या आप अपने लैंग्वेज में नहीं लिख पाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है तो उसको याद कर लिया जाता है, जैसे आपको होता है कर लीजिए, लेकिन जब समझ के पढ़िएगा तो ज़्यादा तरीका अच्छे से याद होता है, फर्स्ट थिंग। लेकिन आप लोग का ऑब्जेक्टिव था, आप लोग सोचना नहीं, बस आप लोग केवल समझ लेना डिटेल में, ठीक है, कंटेंट आपको नहीं माइंड में रखना होता, बस पॉइंट रखना है कि कौन सा पॉइंट से ऑब्जेक्टिव बन रहा है तो उसको रखना है, तो आप लोग को ज़्यादा टेंशन है नहीं, क्लास 12 में होगा तो आप हम लोग और अच्छे से डिटेल में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कुछ बात माइंड में आते रहते हैं तो उसको बताना जरूरी समझते हैं। चलिए, तो क्या बोल रहे थे हम लोग, वेल्थ फॉर द, ठीक है, बाकी तो पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है, आपको जैसे पढ़ना होगा, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा तो ऐसे करिएगा तो आपका रिजल्ट बेस्ट होने वाला है। इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। सिमिलर रूप से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को बांट दिया है, ठीक है, कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच आर नॉट रिलेटेड टू अर्न मनी, जो कि पैसा से रिलेशन नहीं रखता है, सिंपल सा है, एंड वेल्थ से भी कोई रिलेशन नहीं रहेगा। दिस एक्टिविटी नाइदर जनरेट इनकम, ना तो इनकम जनरेट नहीं करेगा, और नॉर इंक्रीज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो भी इनफ्लो मतलब वो भी नहीं करेगा, नहीं तो इनकम जनरेट करेगा और ना ही आपका गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो को इंक्रीज करेगा, ठीक है। दैट इज द नेशनल इनकम, क्लास 12 में बहुत बड़ा टॉपिक है, नेशनल इनकम बहुत बड़ा चैप्टर है, क्लास 12 में आगे फ्यूचर में काम देगा। फॉर द एग्जाम्पल, ए टीचर टीचिंग हिज ओन सन, अपने लड़का को टीचर पढ़ा रहा है अपने लड़का को, तो क्या पैसा कमाएगा क्या, अपने लड़का को पढ़ाएगा तो पैसा मांगेगा नहीं, ठीक है। कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर इज इकोनॉमिक एजेंट, ये भी आपका इकोनॉमिक एजेंट है, देख लीजिए एग्जाम में पूछता है व्हाट इज इकोनॉमिक एजेंट। देखिए, मैं ज़्यादातर क्लास 12 का ही माइंड में लेकर चलूंगा, क्योंकि 12 का ही रिजल्ट ज़्यादा मायने रखता है। ये सब सवाल आता है, हु बाई द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन डिमांड्स, फुल यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका क्लियर नहीं है डिफिनेशन, क्लियर में क्या होना चाहिए, विद देयर ओन इनकम, आप कंज्यूमर है नहीं, आप कंज्यूमर नहीं, आपके पेरेंट्स कंज्यूमर है, जो अपने पैसे से करते हैं बाउट गुड्स को, तो उसी को हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। लेकिन हम लोग ऊपर पढ़ के जान लेते हैं कि कंज्यूमर इज द पर्सन हु बाई गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स हो गया। चलिए, हीज वांट्स, द प्रोड्यूसर कौन है, हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई, ए प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम जनरेट के लिए प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विस। होल्डर कौन है, नाम से क्लियर है। सर्विस प्रोवाइडर कौन है, नाम से क्लियर है। सर्विस होल्डर जो सर्विस को लेगा, प्रोवाइडर जो सर्विस को देगा, ठीक है। तो सर्विस क्या होता है, सर्विस जिससे कि हम लोग फुलफिल कोई नीड्स होता है। ए पर्सन हु इन जॉब, जो जॉब में है, एंड गिव्स हिज सर्विसेज एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपना सर्विस को भी दे रहा है, एंड गेटिंग पेड, उसके लिए कुछ पैसा भी मिल रहा है, गवर्नमेंट टीचर वगैरह हो गया। इसके बाद सर्विस होल्डर तो कौन है, पर्सन हु प्रोवाइड द सर्विस टू अदर पेमेंट, ठीक है, ए पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस टू अदर फॉर ए पेमेंट, पेमेंट के लिए जो सर्विस को प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडर है, एंड ट्रांसफर ऑटो ड्राइवर ये सबको सर्विस देता है, उसके बदले में क्या सर्विस देगा तो पैसा भी तो उसको देना होगा, तो यही बात होता है। चलिए, स्टैटिस्टिक्स क्या है, हम लोग आगे स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, तो आगे आपका स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। स्टैटिस्टिक्स का एक मेथड है, किसका मेथड है, डिसीजन लेने का, तो किस आधार पर लेगा, न्यूमेरिकल फैक्ट के आधार पर डिसीजन लेगा। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ मेथड फॉर टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा के बेसिस पे डिसीजन लेने का एक निर्णय है, जिसे कि हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है, डिसीजन लेने का एक मेथड है। चलिए, स्टैटिस्टिक्स कैन बी, इसको हम दो भागों में बांटते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। एकदम एग्जाम में पूछ देगा, एग्जाम्पल लिख देगा कि बताइए प्रेजेंटेशन क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो पढ़िएगा तो माइंड में रहेगा, तो आराम से इसको पढ़ना है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स मीन्स, स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, हम लोग डाटा को कलेक्ट करना, न्यूमेरिकल फैक्ट को। स्टैटिस्टिक्स में किसका स्टडी करते हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट को, तो न्यूमेरिकल फैक्ट को स्टडी करेंगे तो एज ए होल करते हैं, तो प्लूरल सेंस में हम लोग स्टडी करते हैं, सिंगुलर में नहीं, ठीक है, तो आगे देखेंगे उसको। तो स्टैटिस्टिक्स मीन द स्टैटिकल मेथड, स्टैटिस्टिक्स मीन्स स्टैटिकल मेथड सिंगुलर सेंस में, ठीक है, एंड टेक्निक रिलेटेड टू कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। कैसे आप कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उस टेक्निक और मेथड के बारे में जो पढ़ेंगे तो हम लोग सिंगुलर सेंस में जानते हैं, ठीक। तो स्टडी मेथड ऑफ टेक्निक एंड रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ डाटा, किस तरीका से आप कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो सब टेक्निक को हम लोग क्या बोलेंगे कि स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में स्टडी कर रहे हैं। अब प्लूरल सेंस में कब बोलेंगे, स्टैटिस्टिक्स मीन्स द न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर विच हैव बीन सिस्टमेटिकली कलेक्टेड, जो कि आप कलेक्ट किए हैं,
सिस्टमेटिक कलेक्ट किए तो बोलेंगे प्लूरल सेंस में न्यूमेरिकल फैक्ट को कलेक्ट किए फॉर ए डिफिनिट पर्पस इन द एनी फील्ड ऑफ स्टडी, किसी फील्ड में कोई पर्पस के लिए डेफिनेट पर्पस होगा उसके लिए। तो आप कलेक्ट किए लेकिन किस मेथड से किए तो चला गया सिंगुलर में, लेकिन कलेक्ट करने का जो मेथड हुआ तो आपका आ गया आपका आ गया प्लूरल सेंस में। यहाँ बात को समझिएगा किसे क्या बोल रहा है, किस आप कौन से मेथड से किए तो कहाँ पे चला गया सिंगुलर में, लेकिन आप कलेक्ट किए ना, और कोई मेथड नहीं कलेक्ट किए तो आपका प्लूरल सेंस में। तो स्टैटिस्टिक्स मीन्स न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर विच हैव बीन सिस्टमेटिकली कलेक्टेड, जो कि कलेक्ट कर रहे हैं तो जो कलेक्ट हुआ तो वही आपका प्लूरल सेंस हो गया, और कैसे कलेक्ट किए तो आपका सिंगुलर सेंस हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे कलेक्ट बहुत सारे डाटा को कर दिया तो प्लूरल सेंस में है। ठीक है, और कैसे किए थे, कौन सा मेथड से किए थे, ठीक है, और कैसे उसको प्रेजेंट किए तो ये सब चला जाएगा प्रेजेंटेशन कलेक्शन वगैरह यहाँ पर चला जाता है, और डाटा जो आया तो डाटा मेरा आ गया प्लूरल सेंस में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्लूरल सेंस में क्या क्या इसके विशेषताएं हैं। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स याद रखिएगा, हमेशा एग्रीगेट एज ए होल स्टडी करता है, न कि सिंगुलर रूप से। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होगा, नंबर में होगा। अफेक्टेड बाय मल्टीपल काउज, जो बहुत सारे काउज से प्रभावित भी होगा। रीजनेबल एक्यूरेसी, कुछ उसमें क्या शुद्धते रहते हैं, एक्यूरेसी एकदम सुसंबंधित एक्यूरेसी, ठीक है ना। कलेक्टेड इन द सिस्टमेटिक मैनर, अच्छे से कलेक्ट रहेगा। प्री डिटरमिन पर्पस पहले से डिटरमिन, अब कोई काम कर रहे हैं, हम कहीं कंपनी में गए कुछ काम कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट, तो पहले से मेरा डिटरमिन निर्धारित करें क्या मेरा पर्पस है, किस लिए डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा प्लूरल सेंस का बात हो रहा है। ठीक है, एंड प्लेस इन द रिलेशन टू ईच अदर, एंड प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड डाटा कोई भी काम इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस में देख लीजिए, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, ये सब आपका सिंगुलर में चला जाता है। ठीक है, चलिए स्टैटिकल डाटा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दो होते हैं। तो नोट मेजर इन न्यूमेरिकल लाइक ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस, नंबर में तो करेंगे नहीं सबको, तो क्वालिटी हो गया। एंड क्वांटिटी इज मेजर इन द न्यूमेरिकल लाइक प्राइस एंड इनकम, तो आपका क्वालिटी और क्वांटिटी में बात को समझते होंगे। तो स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स से क्या क्या स्कोप है, क्या क्या गुंजाइश है, मतलब कौन कौन किधर हम लोग का इसमें करियर बना सकते हैं, तो देख लीजिए। इन दिस डे द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स व्हाट द रेस्ट्रिक्शंस टू डील्स विद द अफेयर्स ऑफ स्टेट। इन ओल्ड डेज, पुराने दिनों में कह रहा है कि यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाज रिस्ट्रिक्टेड, उसका जो यूज़ था वह रेस्ट्रिक्टेड, मतलब कि रोक दिया गया था कि यहाँ तक ही था, रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था। टू डील विद द अफेयर्स ऑफ स्टेट, केवल स्टेट के कामों में काम करेगा, ठीक है ना, स्टेट के काम में काम करेगा, बाकी और कहीं काम नहीं करेगा। बट नाउ डे, आज क्या हो गया, द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज स्प्रेड टू ऑल दोज एरिया वेयर द न्यूमेरिकल फैक्ट्स आर यूज्ड, सच एज इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इंडस्ट्री, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर जगह आज यूज हुआ। पहले केवल स्टेट के काम में इसका यूज लिया जाता था, स्टेट बोले या फिर नेशन भी आप बोल सकते हैं, लेकिन आज हर जगह में काम होता है स्टैटिस्टिक्स का। इंपॉर्टेंस अब कहाँ पे नहीं होगा, स्कूल में नहीं होगा, घर पे नहीं होगा, अब तो हर जगह काम होता है। पहले भी होता था लेकिन अब इसका स्कोप बढ़ गया, अब हर जगह इसका जॉब भी मिलने लगा है। ठीक है, चलिए। इट इनेबल्स एन इकोनॉमिस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या महत्व है। ठीक है, तो इट इनेबल्स एन इकोनॉमिस्ट टू प्रेजेंट इकोनॉमिक फैक्ट्स इन द प्रिसाइज एंड डेफिनिट फॉर्म। यह अर्थशास्त्री को क्या करता है, योग्य बनाता है, कैसा योग, टू प्रेजेंट इकोनॉमिक फैक्ट इन प्रिसाइज, जो भी इकोनॉमिक फैक्ट आपके पास आए तो उसको एकदम प्रिसाइज यानी कि संक्षिप्त रूप में और डेफिनिट फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करने के योग्य बनाता है कौन, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, किनको बनाएगा, तो अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट को। ठीक है, चलिए। हेल्प इन द कंडेंसिंग मास डाटा इनटू ए फ्यू न्यूमेरिकल मेजर्स, बहुत सारे डाटा को एक न्यूमेरिकल मेजर में उसको क्या कर सकता है, कलेक्ट करके आपको दिखा सकता है, बहुत सारे डाटा को एक टेबल और डायग्राम में बनाकर दिखा सकता है संक्षिप्त में, इस टाइप से इसका काम है। स्टैटिस्टिक इन द यूज ऑफ फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर, अलग अलग फैक्टर में भी रिलेशनशिप बताता है। इकोनॉमिक्स फोरकास्टिंग थ्रू स्टैटिकल स्टडी, भविष्यवाणी वगैरह हम कर सकते हैं कोई डाटा से। ठीक है ना। हेल्पफुल फॉर्मुलेट द अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह बनाने में हम लोग को मदद करता है, सोल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे कि सोल्व किया जा सके। ठीक है, कैसे होगा ये सब डाटा, तो काफ़ी डिटेल में सब पढ़िएगा तब समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा बताते चलते हैं किसी सिंपल सा है। अब कोई प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम चयन करने की समस्या, तो कोई डाटा रहेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आता है हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करना है, तो मेरे पास डाटा रहेगा कि भारत में कितना गरीब है, कितना अमीर है, तो उस डाटा के अकॉर्डिंग हम इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएंगे। तो यही सब होता है, तो डिटेल में जाएगा तो मिलेगा सब कुछ, लेकिन अभी ऊपर रिवीजन के तौर में जल्दी से खत्म करना है। टू हेल्प इन एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा में क्या रीजन है, क्या प्रभाव है। एंड फॉर्मुलेट द प्राइसेस ऑफ पॉलिसी, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी बनाने में मदद करेगा। एंड यूज फॉर द इंटरसेक्टरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन भी करता है। इंटरसेक्टरल, दो सेक्टर के बीच में, इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन, दोनों कंपेरिजन, ये दोनों क्या होते हैं, दो सेक्टर के बीच में और एक ही सेक्टर के बीच में भी कंपेरिजन देखने को मिलता है, तो दोनों के रूप में कहीं से भी देख सकता है। और यहाँ पर तो आपका
इंटर सेक्टरल और इंटर टेम्पोरल मतलब कि दो सेक्टर के बीच में कर सकता है, या फिर टेम्पोरल मतलब कि कोई सेक्टर नहीं भी हो सकता है, अस्थायी रूप से भी कर सकता है दोनों का। इट इज़ ए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन फॉर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्वांटिटी के रूप में दिखाता है, क्वालिटी में दिखाएगा नहीं। फंक्शन इसको देख लीजिए, फंक्शन क्या क्या है, इतना डीप में तो आपको लिखना है नहीं, बस ऊपर ऊपर समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव बनता है तो कुछ कुछ काम देगा। स्टैटिस्टिक्स इम्प्लाई द क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल कर देगा, ठीक है। एक्सप्रेस द फैक्ट इन नंबर में, फैक्ट एक्सप्रेस करेगा नंबर में, ठीक है। एंड डाटा प्रेजेंट्स इन द कंडेंस फॉर्म स्टैटिस्टिक्स कंपेयर द डिफरेंस फिनोमेना ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स इज हेल्पफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, ठीक है। सिंपल सा इसको पढ़िएगा, आराम से सब समझ में आएगा। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग भविष्यवाणी करने में, ठीक है ना। फैसिलिटेट द कंपेरिजन, ठीक है। जो वर्ड मीनिंग फंसेगा उसको डिक्शनरी से वहीं पर लगाकर आप पढ़ लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा और देखते हैं, इट फैसिलिटेट द कंपेरिजन, ठीक है ना। ये सुविधा प्रोवाइड करता है कंपेयर करने में। अब दो कंट्री को कंपेयर करना है कि भारत का इकोनॉमी कितना है और अमेरिका कितना है, तो कैसे कंपेयर करेगा। आज हम लोग चौथा स्थान पे इकोनॉमी भारत का पहुंच गया, कैसे, जीडीपी से। जीडीपी क्या है, न्यूमेरिकल फैक्ट है, तो वही सब कंपेरिजन। इट यूजफुल इन द टेस्टिंग ऑफ लॉ एंड अदर साइंस, हेल्प इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोरिलेशन, ये सब क्या है, इंडेक्स नंबर कोरिलेशन पढ़िएगा, तो आपको कहाँ पढ़िएगा, क्लास 11th में पढ़िएगा डिटेल में, तो सब बता दिया जाएगा कैसे कैसे क्या होता है। लिमिटेशन, कुछ कुछ लिमिटेशन है, हर जगह नहीं काम कर सकता, क्या क्या लिमिट है इसको देखिए। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल, देखिए इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करता, बहुत बड़ा एमसीक्यू आपसे बन सकता है। ऑब्जेक्टिव सवाल याद रखिएगा कि इंडिविजुअल के, आपका पैसा के बारे में स्टडी है, आपके पास 100 रुपया है तो स्टडी नहीं करेगी इसका, आपके पूरे परिवार में कितना पैसा है तो उसका स्टडी कर सकता है, तो एज ए होल स्टडी करता है, सिंगल नहीं करता है। स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट माइट लीड टू द फेलिशियस कंक्लूजन, कहीं कहीं कंक्लूजन में गलत भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट भी जाकर कहीं से डाटा कलेक्ट करते हैं या किसी को भेज कर करवाते हैं, तो कुछ कुछ मिस्टेक अशुद्धि भी हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द क्वांटिटेटिव फैक्ट्स ओनली, केवल क्वांटिटी, क्वालिटी की बात नहीं करेगा। स्टैटिस्टिक्स लार ट्रूली ऑन एवरेज, केवल एवरेज पे बेस्ट रहेगा, एग्रीगेट पे, एवरेज पे, ठीक है ना। ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसका जो पॉसिबल यूज कौन कर सकता है, सिर्फ एक्सपर्ट ही कोई कर सकता है। एंड यूनिफॉर्मिटी एंड होमोजिनिटी ऑफ डाटा इज इसेंशियल, यूनिफॉर्मिटी एक समानता, होमोजिनिटी भी सिमिलर रूप से होमोजीनियस एक प्रकार का डाटा इज इसेंशियल, जरूरी हो जाता है यहाँ पर, नहीं तो फिर वो कंपेयर नहीं कर पाएगा। इसके बाद चलिए लास्ट है, इसके बाद क्या है कि मिस यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंडेड इन द ग्रेटेस्ट लिमिटेशन बिकॉज द मिस यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स पॉसिबल, इसका मिस यूज भी होता है, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स मतलब कि कलेक्शन सही से नहीं हो पाता है। एंड स्टडी ऑफ मिस यूज भी होता है इसका। एंड स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली एंड विदाउट द रेफरेंस रिजल्ट प्रूव टू बी रॉन्ग, और बिना कुछ संदर्भ, बिना कुछ सोचे विचारे रिजल्ट इसका रॉन्ग भी हो सकता है। तो काफ़ी डिटेल में बता दी इसको, आप टेलीग्राम पे इसको आराम से सेंड करते हैं, आराम से इसको पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जल्दी से देख लेते हैं, और ये सब एमसीक्यू को आपको कॉपी में लिखकर राइट डाउन करना है, ताकि लिखने से क्या होता है, चीज़ें याद हो जाती है। ऑब्जेक्टिव है तो आपको याद करना ही करना है, एग्जाम में तो यही सब देगा, वो सब देता है रिपीटेड हमेशा, तो देगा तो हाँ क्या करिएगा, तो भूल जाइएगा, तो इसीलिए इसको कॉपी में राइट डाउन करना है। अर्थशास्त्र वाज ओरिजिनेटेड इन, अर्थशास्त्र कौटिल्य का द्वारा लिखा गया था, तो आपको याद रखिएगा 17, 18, 19 और नन ऑफ देव आई थिंक 18th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था अर्थशास्त्र, ठीक है। कौटिल्य का नाम सुने को, चाणक्य का, तो उन्हीं का बात हो रहा है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, बाकी एमसीक्यू टेस्ट में दिया जाएगा, या फिर इतना भी कर लीजिएगा, नोट्स को पढ़ लीजिएगा, तो नोट्स को पढ़ लीजिएगा, तो नोट्स से बाहर सवाल नहीं जाते हैं। चलिए इकोनॉमिक्स इज, 11th में थोड़ा बहुत जा भी सकता है, 12th में तो कभी नहीं जाएगा, सब नोट से ही रहता है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, हु सेड, कौन बोले थे, देखिए वेलफेयर कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त बताया ना, वेलफेयर कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, मार्शल दिए थे, याद रखिएगा, ठीक है। वेल्थ कॉन्सेप्ट कौन, एडम स्मिथ, ये सब आपको याद रखना होगा, मार्शल, ठीक है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु लिखने काम था, चलिए ही है मान लीजिए, ठीक है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है, स्टैटिस्टिक्स है, याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स माइंड में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि जल्दी क्लास 12 का एग्जाम खत्म हुआ तो थोड़ा सा भी सब क्लास 12 होला नजर है माइंड में। तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है, आपका गोटफ्राइड एंकेनवाल है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, गोटफ्राइड एंकेनवाल, इनका प्रोनाउंसिएशन यही है, ठीक है। क्या लिखा, ये बहुत आंसर, बहुत इस पीडीएफ में बहुत आंसर गलत रहता है, इस पर मत जाइएगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं पीडीएफ हम कभी सेंड नहीं करते हैं टेलीग्राम पे, क्योंकि रॉन्ग रहता है, सिर्फ इसको बोलते हैं क्या, राइट डाउन करिए, उसको याद रखिए। स्टैटिस्टिक्स इज क्या है, फैक्ट्स है, प्रेजेंटेशन है, या फिर न्यूमेरिकल डाटा है, या फिर नॉन ऑफ द एबव है। तो क्या न्यूमेरिकल डाटा बिल्कुल, फैक्ट्स भी हैं, ये सब हैं, लेकिन आप इसमें से उस सबको क्या करते हैं, इसका आंसर देखिए करेक्ट मालूम चले, प्रेजेंटेशन देखिए यहाँ पर तो न्यूमेरिकल डाटा और फैक्ट्स दोनों है, तो दोनों को हम लोग क्या है, तो लान के उसको प्रेजेंट ही ना करते हैं, तो प्रेजेंट ही करते तो उसी को इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं, तो आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पर आई थिंक सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेम ऑफ द बुक बाय कौटिल्य, वही कौटिल्य द्वारा कौन बुक लिखा गया था, तो अर्थशास्त्र, और वही आपका अर्थशास्त्र, तो इकोनॉमिक्स इंग्लिश में हो जाएगा ना, हिंदी में अर्थशास्त्र करके, तो उनका बुक का नाम था क्या, इकोनॉमिक्स होगा,
कृष्णा नवोदित इकोनॉमिक्स देख लीजिए, इकोनॉमिक्स है, याद रखिएगा। और उसके बाद कुछ कुछ आपका फिल इन द ब्लैंक्स है जो पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत काम देगा, ताकि फिल इन द ब्लैंक्स भी ऑब्जेक्टिव बनाकर दे सकता है। एडम स्मिथ इज नोन है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हो गया। इसके बाद देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वांट्स एंड क्या है, वांट्स तो क्या हो गया, वांट्स हम लोग का जो वांट्स चाह रहे हैं और स्केयर रिसोर्सेज यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, इंटेंसिटी, वांट्स एंड इंटेंसिटी, तीव्रता, दोनों के बीच में कितना मेरा चाहत है, ठीक है, और कितना हम चाह रहे हैं, तो दोनों के बीच में डिफरेंस को क्या, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वांट्स एंड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्केयर रिसोर्सेज लिखने का काम था। तो ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स में तो जो बनाया तो उसी को याद रखिएगा, नाला से कुछ। कलेक्शन ऑफ डाटा, एग्जाम्पल ऑफ स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, आर्ट भी है साइंस भी है, ठीक है। व्हेन द 6 इकोनॉमिस्ट गेदर दे हैव ए, अब मान लीजिए समझिए कि 6 गो इकोनॉमिस्ट इकट्ठा हुए, तो दे हैव ए ओपिनियन, उनके पास कितने ओपिनियन रहेंगे, तो उनके पास कितने हो जाएंगे, 7 ओपिनियन होंगे। कैसे, एक इकोनॉमी ने तो वर्ल्ड में एक तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है ना वर्ल्ड में कोई भी, क्योंकि नए नए इकोनॉमिस्ट आते जाते हैं तो नए नए कॉन्सेप्ट देते जाते हैं, तो इसीलिए 6 तो उन लोग का अपना हो गया, एक पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो 7th यहाँ पर इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताइए कि देयर आर लिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन, कभी नहीं, हम लोग का वांट्स लिमिटेड है, बिल्कुल नहीं, हम लोग तो बहुत चाहते हैं ये मिले वो मिले सब कुछ मिले, इसलिए फॉल्स होगा, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स रिटन बाय पिग्यू, गलत है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स रिटन बाय, याद रखिएगा आपका अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है ना, आई थिंक 1980 में लिखे थे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। बुक वगैरह पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नोट्स को रिवीजन करिए, आपका रिजल्ट बेस्ट होने वाला है। चलिए जल्दी से देखें, फॉल्स, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स इज द न्यूमेरिकल डाटा, बिल्कुल ट्रू होना चाहिए, न्यूमेरिकल डाटा है, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल फैक्ट्स है, न्यूमेरिकल डाटा, फैक्ट्स और फिगर समझते हैं बात को क्या होता है। स्टेटिस्टिक्स जो नोट इम्पोर्टेंस इन द क्या है, स्पेकुलेशन ऑफ मार्केट्स। स्पेकुलेशन में होता है किसे, शक करना, तो स्टेटिस्टिक्स इज नोट इम्पोर्टेंट इन स्पेकुलेशन मार्केट, आई थिंक सही ट्रू होना चाहिए, देख लेते इसका आंसर, फॉल्स है। देखिए फॉल्स है, क्यों, शक करने का आधार पर नहीं, तो फैक्ट, रियल फैक्ट पे होता है, रियल पे, ठीक है ना। तो ये शक करने का मार्केट में यहाँ पे बहुत अच्छा है कि इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर, नॉट इम्पोर्टेंट इन स्पेकुलेशन मार्केट में इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे यहाँ पर फॉल्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर लेकिन नोट रहता तो ट्रू होता, वही तो नोट लगा दिया, नोट ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी नोट इम्पोर्टेंट इन स्पेकुलेशन मार्केट, तो यहाँ पर स्पेकुलेशन शक के बाजार में इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉल्स लगा दिया, तो यहाँ पर गलत, यहाँ पे सेंस सही नहीं निकल रहा है। यहाँ पे स्पेकुलेशन मतलब आई थिंक फोरकास्टिंग, भविष्यवाणी वगैरह का बात बोल रहा है, फोरकास्टिंग में तो काम करता है, तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स। रूल्स एंड इकोनॉमिक्स आर यूनिवर्सल, फॉल्स, क्लियर, बिल्कुल फॉल्स है। इकोनॉमिक्स का रूल यूनिवर्सल नहीं होता, चेंज होते रहता है समय समय पे, इकोनॉमिस्ट आते हैं। देखिए कुछ मैच द कॉलम है, तो इसको आप वीडियो पॉज करके आप पढ़े होंगे तो देखिए बनाकर बन पाएगा तो ठीक है, नहीं बन पाएगा तो आप यहाँ से इसका आंसर मिला लीजिए क्या क्या है लिखा हुआ। ऑप्शन यूज फॉर लिमिटेड वांट्स, रॉबिन्स, स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट। मनी इज द मेजरिंग ऑफ क्या है, सोर्सेस, पिगू, मनी इज द मेजरिंग ऑफ सोर्स, पिगू है। स्टेटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, बॉवेल बोले थे। कलेक्शन ऑफ डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। डेवलपमेंट ऑफ रिलेटेड टू डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो सैमुअल्सन जो ग्रोथ कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे तो 3 चीज नोट्स में पढ़ लिए, नोट्स में क्या नहीं पढ़े थे, स्टेटिस्टिक्स द साइंस ऑफ काउंटिंग, द साइंस ऑफ काउंटिंग, तो बॉवेल के बाद याद रखिएगा। इसके बाद रॉबिन्स के बारे में देख लिएगा, स्कार्सिटी। अब पिगू क्या बोलते हैं, पिगू को बोला जाता है आपको वेलफेयर कॉन्सेप्ट का फादर भी, ठीक है ना, एसी पिगू। तो मनी इज द मेजरिंग ऑफ चॉइस, मनी इज द मेजरिंग ऑफ सोर्स, मनी इज द मेजरिंग ऑफ सोर्स, कोई भी स्रोत का मेजर कर सकता है मनी, तो पिगू बोले थे, ठीक है ना। अब बॉलिन का है साइंस ऑफ काउंटिंग, तो पूछता है इकोनॉमिक्स के बारे में, ये सब नहीं पूछेगा, आपका पूछेगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो हो एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, और एक आपका है सैमुअल्सन के बारे में पूछता है। पिगू पढ़ना सेमेस्टर में, हम लोग सेमेस्टर 1 में पढ़े थे इनको अच्छे से। चलिए अकॉर्डिंग टू द मार्शल, हु इज इकोनॉमिक्स इज द व्हाट टाइप ऑफ साइंस, मार्शल का वेलफेयर होगा ना, मार्शल के वेलफेयर होना चाहिए, देख लेते हैं। सोशल या वेलफेयर, बात सिमिलर है। अच्छा, हु रोड द बुक द डिस्कवरी ऑफ द नेशन एंड वेल्थ ऑफ द नेशन, रीजन होना चाहिए एडम स्मिथ। वेल्थ एंड रीजन काउंटेज हो गया। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस में, तो रूल्स हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन, कलेक्शन प्रेजेंट, कैसे करेक्ट, हाउ, किस रूल्स, कैसे हम लोग उसको कलेक्ट किए, तो सिंगुलर सेंस में, ठीक है ना। हु गिव द एनालिटिकल डिफिनेशन, एनालिटिकल सोचना है, समझना है आपको, ठीक है ना, तो एनालिटिक करना है, एनालिटिक क्यों सोच रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, स्केयर है, इसीलिए सोचना समझना पड़ रहा है। तो रॉबिन्स, स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट, दैट इज द एनालिटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, चॉइस कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा, विच लैंग्वेज स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डिराइव, कहाँ से आया, तो ग्रीक लैंग्वेज से आया ना, स्टेटस से, कि लेटिन से आया है, ग्रीक से आया है, ग्रीक स्टेटस वर्ड से। इंग्लिश वर्ड बहुत गलत देता है, गलत है आपका, स्टेटिस्टिक्स स्टेटस वर्ड से आया है, स्टेटस आपका आई थिंक ग्रीक का वर्ड है, ग्रीक को लेटिन में कन्फ्यूजन होगा, नेट पे करिएगा सर्च थोड़ा सा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ग्रीक ही लैंग्वेज है, ठीक है ना। थोड़ा सा कमेंट करिएगा ग्रीक, हाँ ग्रीक ही है। व्हाट आर द इकोनॉमिक एजेंट्स, इकोनॉमिक गुड क्या होते हैं, तो यहाँ पे लिखा है द गुड्स विच आर मेड बाय द ह्यूमन आर कॉल्ड इकोनॉमिक गुड, जो हम लोग बनाते हैं, एक नेचुरल गुड होता है,
ठीक है। हु इज़ द प्रोपगेटर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न इकोनॉमी के प्रचारक कौन है, मार्शल है, ठीक है। मार्शल के चेला कौन थे आपका, यहाँ पर मार्शल है। उसके बाद फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी है जेम किनीज, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, मॉडर्न इकोनॉमी के प्रचारक कौन है आपको, प्रोफेसर मार्शल है। हु इज सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सर्विस अभी देख लेते हैं, ए पर्सन हु वर्क इन द अदर फॉर द रूमिनेशन इज कॉल्ड सर्विस प्रोवाइडर, तो प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद रूमिनेशन मतलब कि उस भत्ता जो पेमेंट मिलता है उसको बोलते हैं, ठीक है ना। हु इज नोन एज द सर्विस मैन, सर्विस मैन कौन है जो काम कर रहा है, द पर्सन हु कीप द अदर्स टू डू वर्क, फिर रिम्यूनरेशन इसको सर्विस मैन देख लेते हैं। व्हाट इज इकोनॉमी एक्टिविटी, क्या इकोनॉमी एक्टिविटी है, द परफॉर्म अर्न मनी एंड वेल्थ इज कॉल्ड इकोनॉमी एक्टिविटी। और आपका इसी के साथ क्लास को एंड किया, ऐसे इतना स्पीड में इसलिए चले क्योंकि 30 मिनट में क्लास को हमको खत्म करना था, इसलिए खत्म कर दिया, ठीक है। इसको आराम से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। ये सब नहीं पढ़ेगा तो ऑब्जेक्टिव जो बताएं ऑब्जेक्टिव को आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। चलिए बेस्ट, ऑल द बेस्ट।